हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने ओलेट सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 की तरफ। इससे पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और आज हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और कंटेंट क्या, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक बार मैं फिर से सबका वेलकम करता हूँ। वेलकम टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक पजल एंड लॉजिकल वेन डायग्राम होने वाला है। पजल से आपका कोई भी लॉ बेस जो पेपर है, पजल से क्वेश्चन सब में देखने का आते हैं। ओलेट स्पेसिफिक एग्जाम में हमने देखा है कि लॉजिकल वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं इन 2 अलग अलग टॉपिक्स को एड्रेस करने जा रहा हूँ। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, हम इसके फॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे हम दोनों को अच्छे से समझ सकें। तो टॉपिक आज हमारा होने वाला है पजल और लॉजिकल वेन डायग्राम। आपके पेपर में 2+ क्वेश्चन तक का वेटेज इस टॉपिक का है। कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम से हमारा 1+ क्वेश्चन का वेटेज है। एक क्वेश्चन आएगा, कभी कभी 2 आ जाते हैं। इतने क्वेश्चंस तक का वेटेज अलग अलग ओलेट बेस्ड पेपर में हमने देखा है। ठीक है, एनालिसिस के थ्रू हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। पजल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले एक बार मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं बच्चों। पजल्स में होता क्या है दोस्तों, हमसे कोई बहुत बड़ा सा डेटा देंगे, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस है, उनकी प्रोफेशंस है, उनकी जॉब है, उनकी कलरिंग फेवर है, ऐसे बहुत सारा डेटा देता है। उसके बेसिस पे हमें एक चार्ट डेवलप करना होता है। मतलब जो आपने सीटिंग अरेंजमेंट में किया है उसी तरह यहाँ पे होता है। हम एक चार्ट डेवलप करते हैं, हम एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसका आंसर करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार एलिमिनेशन अप्रोच से बहुत अच्छे से हो जाते हैं। मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होता ही है, आप कर सकते हैं। पर एक स्मार्ट तरीका होता है एलिमिनेशन। अगर हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन अप्रोच से करें तो बहुत ईजिली, बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चन को कर पाते हैं और ईजिली आंसर भी आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट अप्रोच एलिमिनेशन होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे हमें फैक्ट नहीं पता होता। जब हम टेबल बनाते हैं दोस्तों, हमें आधे अधूरे फैक्ट पता होता है, हमें एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पता होता है। तो हम आधे अधूरे फैक्ट के थ्रू आगे बढ़ते हैं। हमें ये नहीं पता क्या चीज़ कैसे हो सकती है, कैसे नहीं होगी। तो हमें जो पता है हम उसके थ्रू अजम्पशन मोड पे आगे चलते हैं। जैसे बोला राहुल इज़ अ ब्रदर ऑफ कल्याणी, राहुल इज़ अ ब्रदर ऑफ कल्याणी, तो कल्याणी का ब्रदर राहुल है। ठीक है, लेकिन अब उनके माता पिता कौन है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज़ नहीं पता, तो हम अजम्पशन मोड पे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हमने जो अजम्पशन लिए हैं वो सही हैं तो आगे की हर एक लाइन हमें सपोर्ट करेगी। हमने जो अजम्पशन लिए वो सही नहीं है तो आगे की कोई ना कोई लाइन हमें कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इसके बेसिस पे हम पता कर पाते हैं कि हमने सही बनाया या गलत बनाया। तो इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा, पहला तो एलिमिनेशन, दूसरा अजम्पशन मोड। ठीक है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। आप चाहें तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, मैं हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी से ट्राई करो। क्या आंसर हो सकता है, प्लीज ट्राई। ओके, चलो गाइस अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, देखिएगा। हाँ बच्चों, जैसे मैंने बताया एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इज द बेस्ट अप्रोच फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है।
इन चार में से, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। आइए देखते हैं। आ स्कूल प्रिंसिपल मस्ट शेड्यूल क्लासेस फॉर द 5 एक स्कूल का प्रिंसिपल है बेटा, जिसे 5 सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस अरेंज करनी है, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज एंड म्यूजिक। फाइन। कुछ कंडीशंस दी गई हैं बच्चों, इन कंडीशंस के बेसिस पे एलिमिनेशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट एक्सपेक्ट म्यूजिक मस्ट बी शेड्यूल एटलीस्ट वंस अ डे, मतलब म्यूजिक की क्लास चले ना चले, म्यूजिक की क्लास चले ना चले, हर एक सब्जेक्ट की क्लास एक दिन चलनी चाहिए, ये जरूरी है। तो ठीक है, मतलब मेरे उसमें म्यूजिक 5 सब्जेक्ट बोले गए हैं, इसको मस्ट शेड्यूल क्लास 5, म्यूजिक ना हो चलेगा लेकिन और सारे से होने चाहिए बेटा, म्यूजिक, इंग्लिश, मैथ्स। भाई यहाँ पे तो हटा दो, क्योंकि सोशल साइंस हमारा यहाँ पे साइंस है ही नहीं, साइंस, इंग्लिश, म्यूजिक, सोशल स्टडी ये भी हटा दो, यहाँ मैथ्स नहीं है। सोशल स्टडी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस चलेगा, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल चलेगा। मतलब इसके बेसिस पे देखिए, हमने कोई डायग्राम बनाना स्टार्ट नहीं किया बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, पर बहुत इजीली हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। सो करेक्ट आंसर मेरा सी और डी में से होता था। अब आगे की कंडीशंस के बेसिस पे इसे चेक करेंगे। नेक्स्ट है, साइंस मस्ट बी शेड्यूल इमीडिएटली आफ्टर मैथ्स, मतलब हमें मैथ्स देन उसके बाद साइंस, हमें ये पैटर्न चाहिए। भाई मैथ्स कहाँ है, मैटर नहीं करता, साइंस कहाँ है, मैटर नहीं करता, पर मैथ्स के बाद साइंस देखना चाहिए। तो आ जाओ सर, मैथ्स के बाद तो इंग्लिश आ गया, हटा दो, मैथ्स के बाद साइंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये बेनिफिट है एलिमिनेशन अप्रोच का, हमने सही आंसर बनाया ही नहीं, हमने सही डायग्राम बनाया नहीं, हमारा आंसर आ गया, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। गाइस इज दिस फाइन? इस तरीके से अभी मैं और भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं बच्चों, इस तरीके से एलिमिनेशन अप्रोच पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ना स्टार्ट किया, एक कंडीशन के बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते गए। हो सकता है एक बार में सारे एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है एक पे एक हो, या हो सकता है ना भी हो, तो अगली किसी कंडीशन पे आएंगे। बट आई होप यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर होगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। चलो एक बार ट्राई करो, 2 मिनट देता हूँ, कॉमेंट में आंसर बताओ क्या आंसर हो सकता है बच्चों। चलो कर लिया होगा बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मैंने दिया ताकि आप सभी पार्टिसिपेट कर सके। आइए देखते हैं क्या होगा, समझते हैं। सोनू हैज़ टू डिलीवर, भाई एक बंदा है सोनू जो पैक्स डिलीवर कर रहा है, डिफरेंट, प्यारा नाम है, अच्छा लगा, डिफरेंट आइटम, मेडिसिन, बुक्स, ऐसे करके अलग अलग दे रहा है। चॉकलेट टू हाउस अ डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, 1 पार्सल ईच ऑफ एक फ्लोर, ठीक है। द 7 फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7। बेटा एक फ्लोर है 1 2, कलर बदल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, और डिलीवरी ऑफ द पार्सल, ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं देयर कैन बी एट मोस्ट हाउ मेनी फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर एट विच द मेडिसिन इज डिलीवर्ड एंड द फ्लोर एट विच ग्रॉसरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमें कुछ नहीं बताना, हमें बताना है
एट मोस्ट, इन वर्ड्स पे ध्यान दिया करिए, मेडिसिन वाले पे और ग्रोसरी वाले पे मैक्सिमम कितने फ्लोर का गैप हो सकता है? तो सर कितने फ्लोर हैं? 7। एक पे मेडिसिन, एक पे ग्रोसरी, बीच में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 5। मतलब मेरा आंसर मैक्सिमम 5 हो सकता है। अब इससे 5 या 5 से कुछ कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हिटिंग स्टार्ट करते हैं कंडीशंस के बेसिस पे। मेडिसिन इज डिलीवर्ड ऑन अ लोअर नंबर ऑफ फ्लोर देन ग्रोसरी, मतलब ग्रोसरी ऊपर होगा, मेडिसिन नीचे होगा, चलेगा सर? ठीक है। क्लॉथ इज डिलीवर्ड एट द वन लेवल बिलो द फ्लोर एट विच बुक इज डिलीवर्ड, ये हवा है, इससे कोई मतलब नहीं। क्लॉथ कह रहे हैं कि एक नंबर नीचे होगा बुक से, इससे कोई मतलब नहीं है। स्टेशनरी इज डिलीवर एट द फर्स्ट फ्लोर और एल्स 7th फ्लोर, ये बढ़िया है। कह रहे हैं भाई स्टेशनरी या तो सबसे पहले पे कर दो या सबसे लास्ट पे कर दो, और कोई जगह नहीं है उसके लिए। चॉकलेट इज डिलीवर्ड एट द 4th फ्लोर, चॉकलेट 4th फ्लोर पे, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब बच्चा इधर देखिएगा, बच्चों मैं यहां समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7, स्टेशनरी आ गया, ग्रोसरी आ गया, मेडिसिन आ गया। स्टेशनरी पहले आखिरी पे होना चाहिए, है। ग्रोसरी मेडिसिन से ऊपर होना चाहिए, है। अब कोई रोकेगा इसके बिना? तो मैक्सिमम 1 2 3 4, कितने का गैप आ गया? 4 का। अब आप में से कोई बोले सर स्टेशनरी नीचे भी तो आ सकता है, लगा देते हैं। इधर देखो बेटा, स्टेशनरी नीचे 1 2 3 4 5 6 7, ग्रोसरी, स्टेशनरी, मेडिसिन 1 2 3 4, अगेन 4। चाहे आप स्टेशनरी को टॉप पे रखो या स्टेशनरी को बॉटम पे रखो, जो मैक्सिमम गैप है वो 4 का ही पॉसिबल है। अब आप बोलोगे सर क्लॉथ कहाँ है, चॉकलेट कहाँ है? अरे कहीं हो, मतलब नहीं। हमारे क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं, तो हम उसके बेकार स्किप कर देंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गाइस बताओ, एनी डाउट? बढ़िया क्वेश्चन। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, हाँ, लेकिन हमें पहले और लास्ट वाले के कंडीशंस को ध्यान में रख के सॉल्व करना होगा। मुझे उम्मीद है क्लियर है दोस्तों। मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ ये रह गया, सॉरी, ये कराया था मैंने, ये कराया था। एक क्वेश्चन स्किप हो गया था मुझसे, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करें प्लीज़।
फाइन। ओके बच्चों आइए, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा डेटा बड़ा है, इस क्वेश्चन का डेटा थोड़ा सा बड़ा है, बट एलिमिनेशन से अच्छे से कर सकते हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। एन एथलीट हु एंजॉय प्लेइंग, एक एथलीट है जो एंजॉय करता है स्पोर्ट्स को, एथलीट है तो एंजॉय करेगा, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ओके, ड्यूरिंग अ गिवन 7, 7, एक बंदा है ये 7 दिन के वीक में अपने स्पोर्ट्स को अरेंज करना चाहता है, ठीक है, ओके। अब क्या कंडीशंस है, स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, फुटबॉल कैन नॉट बी प्लेड ऑन द मंडे, मतलब पहले मंडे एंड संडे, बेटा फुटबॉल जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग में नहीं आ सकती, एलिमिनेट करते हैं, फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल 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 चलेगा। पहला था कि दुनिया में फुटबॉल चाहे जहां रहे वो मंडे और संडे को नहीं हो सकता, तो इस बेसिस पे कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर 2, बैडमिंटन कैन नॉट बी प्लेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच टेनिस, मतलब टेनिस बैडमिंटन बैडमिंटन, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करने वाला है, टेनिस के जस्ट पहले या टेनिस के जस्ट बाद बैडमिंटन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो टेनिस से जस्ट पहले तो बैडमिंटन आ गया, हटा दो, टेनिस फुटबॉल फुटबॉल, टेनिस फुटबॉल फुटबॉल चलेगा, एक ऑप्शन हमने इसके बेसिस पे एलिमिनेट कर लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं, बास्केटबॉल कैन नॉट बी प्लेड ऑन द थर्सडे, थर्सडे को बास्केटबॉल नहीं होनी चाहिए, तो थर्सडे को फुटबॉल है तो चलेगा, तो थर्सडे को फुटबॉल है चलेगा, नो एलिमिनेशन। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 ऑफ द 5 स्पोर्ट्स मस्ट बी प्लेड ट्वाइस ड्यूरिंग द वीक, कम से कम 2 स्पोर्ट्स 2 बार होने चाहिए, पर ये बहुत हेल्दी नहीं है बेटा, इसके बेसिस पे हम कोई स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसे होल्ड करते हैं। आगे, ओनली 1 स्पोर्ट्स कैन बी प्लेड ईच डे, हाँ एक दिन में सिर्फ एक स्पोर्ट्स होगा, ओनली 1 स्पोर्ट्स कैन बी प्लेड ईच डे, एक दिन में 2 स्पोर्ट्स नहीं हो सकते, ठीक। नो स्पोर्ट्स कैन बी प्लेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज, कोई भी स्पोर्ट्स 2 लगातार दिन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब इधर आ जाओ, देखो लगातार तो कुछ नहीं है, बैडमिंटन फुटबॉल टेनिस फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल, रिपीट, भाई कोई भी स्पोर्ट्स को तो रिपीट होना ही नहीं था, यहाँ पे तो रिपीट कर दिया, हटा दो, बैडमिंटन फुटबॉल टेनिस फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल, सही है चलेगा। आगे पढ़ लेते हैं, वैसे आंसर सी आ गया है, इफ बैडमिंटन इज प्लेड ऑन मंडे चलेगा, एंड द बास्केटबॉल प्लेड ऑन द सैटरडे चलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस था, इसलिए हमें इतना डिटेल भी चेक करना पड़ा ना, हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं। हमने कुछ कुछ स्टेटमेंट के बेसिस पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए, जो बचा हमारा बेटा उसको क्रॉस चेक किया, क्या उस पे गिवन सारे स्टेटमेंट वर्क कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो बच्चों ये हमारा पहला टॉपिक था पजल्स, इसमें एलिमिनेशन से बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पर ऐसा नहीं है हम एलिमिनेशन से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे दोस्तों, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमें एलिमिनेशन के बजाय हमें सॉल्व करना पड़ता है, हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि अगर डायग्राम बनाना पड़े तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था फ्लोर वाले, तो आप डायग्राम बना के भी कर सकें, और नहीं तो स्टेटमेंट एलिमिनेशन से हो रहा तो वो तो फाइन होगा ही होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो ये हमारा पहला टॉपिक था पजल्स, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसको बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है। अब इसके बारे में पहले समझ लीजिए बच्चों, पहले इसका मतलब क्या है बता दूं बच्चों, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमें दिए जाते हैं, उन वर्ड्स के प्रेजेंस के बेसिस पे, उन वर्ड्स के प्रेजेंस के बेसिस पे दोस्तों हम ये देखते हैं कि कौन सा हमारा डायग्राम ऐसा है जो उन वर्ड्स के सारे क्राइटेरिया सारे एक्सप्लेनेशन को कनेक्ट करा रहा है। मतलब हमारा जो डायग्राम होना चाहिए वो एट द एंड उस वर्ड से जुड़े हर एक यूजेस को, हर एक पॉइंट को, हर एक यूनिवर्स की कंडीशन को एक्सप्लेन करने में कैपेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमारा डायग्राम कुछ कुछ कंडीशंस को, यहाँ सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं,
कुछ कुछ कंडीशंस को तो एक्सप्लेन करने में कैपेबल है, पर बहुत सी कंडीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वेन डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन among a finite collection of set that illustrating relationship in the statics, probability, logics and more। जैसा मैंने बताया हर तरह के कंडीशन को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी प्लस है, सिंगल क्वेश्चन प्रेजेंस रहती है, और 2 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के क्वेश्चन? एक टाइप में हमें डायग्राम बन के मिलता है, एक टाइप के क्वेश्चन में हमें डायग्राम बन के मिलता है बेटा, दूसरे वाले में हमें बनाना पड़ता है, उसके बेसिस पे करते हैं। जो ये बनाना पड़ता है, जो टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 1-2 एग्जाम्पल से मैं समझा दूँ, क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले मैं 1-2 एग्जाम्पल से आपको बता दूँ, फिर आप क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे बोला गया, मान लो बेटा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, हमसे बोला गया हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देना है। तो बेटा इन तीनों में सबसे बड़ा पहले हम यूनिवर्स ढूंढते हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा यूनिवर्स किसका है? सर हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो लैंग्वेज है ही है, तो सबसे बड़ा यूनिवर्स लैंग्वेज आ गया। अब लैंग्वेज हिंदी कहाँ बनेगा? उसके अंदर। इंग्लिश कहाँ बनेगा? उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, पर दोनों सेम नहीं, दोनों अलग हैं, दोनों के ग्रामेटिकल रूल अलग हैं, तो दोनों को अलग अलग बना दिया, ऐसा आएगा। अगला देखते हैं, एक और देखते हैं, यूपी बिहार एमपी, यूपी बिहार एमपी। अब अगर इंडिया बोलता बच्चों, अब अगर इंडिया बोलता तो इसके अंदर सारे के सारे सराउंड हो जाते, पर इंडिया तो बोला ही नहीं है, तो ये तीनों एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर यहाँ पे बिहेव करेंगे। यूपी अलग होता है सर, बिहार एक अलग स्टेट है, एमपी एक अलग स्टेट है। अगर इंडिया होता बच्चों, अगर इंडिया होता तो उसके अंदर ये तीनों आ जाते, पर जब इंडिया है ही नहीं तो अपने आप ये सारी चीज़ें ऐसी अलग अलग बन जाएगी। क्लियर? आपको अब ये मत कहना सर कोई यूपी में रहता है, ठीक है, कि सर यूपी में रहने वाला एमपी चला जाए तो रहने वाले लोगों से मतलब नहीं, स्टेट से मतलब है, ठीक है। आई होप अभी क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ाऊँ। चलो, ये टाइम सेविंग क्वेश्चंस होते हैं, 30 to 40 सेकंड में हो जाते हैं आसानी से। चलो 1 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज ट्राई, कमेंट बताओ कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। चलो आ जाते हैं बच्चों, फटाफट जल्दी से सोल्यूशन देखते हैं। जैसा क्या बताया, क्वेश्चन को पढ़ के यूनिवर्स ढूंढने की कोशिश करिए। हस्बैंड वाइफ फैमिली, अब इस क्वेश्चन का यूनिवर्स क्या है? सर हस्बैंड भी आप बोलो सर ये भी तो यूनिवर्स है, हाँ हस्बैंड वाइफ तो है, पर सबसे बड़ा यूनिवर्स फैमिली है, क्योंकि फैमिली के अंदर सब आ जाते हैं, तो ऐसे एक सर्कल बनेगा, ठीक। अब आते हैं हस्बैंड। यार हस्बैंड कहाँ होगा? बच्चों हस्बैंड फैमिली का पार्ट है ना, क्या फैमिली से बाहर कोई हस्बैंड होगा? अच्छा बाजार में थोड़ी मिल रहे हैं हस्बैंड, फैमिली का पार्ट है, तो मतलब जरूर हस्बैंड फैमिली के अंदर होना चाहिए। वाइफ का, वाइफ भी फैमिली का पार्ट है, तो सर ऐसे बनेगा।
क्या इन दोनों को ओवरलैप करा सकते हैं? नहीं। अगर आप ओवरलैप करा दोगे इसका मतलब आप हस्बैंड और वाइफ में सिमिलरिटी देख रहे हो फैमिली के टर्म्स में। एक ही बंदा जो हस्बैंड की तरफ बिहेव कर रहा है वाइफ की तरफ भी कर रहा है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, ये इंडिविजुअल है। मतलब फैमिली में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, ब्रदर भी है, सिस्टर भी है, मदर भी है, उसी में से एक हस्बैंड और एक वाइफ आता है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल। सर ये हटा दो, गड़बड़ है, ये क्या है सर, ये तो बहुत बवाल है, हटा दो। सेम अगेन हेयर, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फॉर द गिवन क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन में। देख, एनी डाउट? इस तरह एक बार बच्चों जब आप इस तरह के क्वेश्चन में यूनिवर्स देख लेते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेजर चीज यहाँ यूनिवर्स है। इस क्वेश्चन का यूनिवर्स फैमिली, जैसे आप यूनिवर्स का आपको आइडिया लग जाता है तो आप इजीली आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। गाइज इस इज फाइन, मूव टू नेक्स्ट। चलो एक और देखते हैं फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मिनट दे रहा हूँ, कमेंट में आंसर करो। ओके चलो बच्चों आइए सोल्यूशन देखते हैं। सेम क्वेश्चन सेम कहानी, पहले यूनिवर्स देखना होगा तभी क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा। तो सर हाउस, वॉशरूम, बेडरूम, अब एक हाउस में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत अलग चीज़ें होती हैं। हम हाउस यूनिवर्स है हमारा इस क्वेश्चन में, बेडरूम भी होगा, ड्राइंग रूम भी होगा, किचन भी होगा, वॉशरूम भी होगा, टेरेस भी होगा। अब आते हैं वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ सर, हाउस के अंदर आएगा। बेडरूम कहाँ, हाउस रूम के अंदर आएगा। ये आंसर। अब कोई बोले सर ये दोनों मर्ज भी तो, ऐसे भी तो बेडरूम होते हैं जिसमें इनसाइड वॉशरूम होता है, हाँ होता है, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को हाउस के कंपोनेंट पे देख रहे हैं, आप यूटिलिटी पे देख रहे हो। आप उसे नहीं, हाउस के अंदर बहुत से, छत भी होती है, किचन भी होता है, तो ये हम वहाँ पे कंपोनेंट देख रहे हैं। बेडरूम एक कंपोनेंट है, वॉशरूम एक कंपोनेंट है, दोनों एक साथ आ जाएं, दूर दूर आ जाएं, ऐसा थोड़ी कि हाउस बोलेगा और गेट बोलेगा तो तुम कोने में ले जाके बना दोगे, नहीं, उनके लोकेशन के बेसिस पे नहीं। ठीक है, हाउस बेडरूम की अलग यूटिलिटी है, यूजेज हैं, वॉशरूम के अलग हैं, दोनों सेपरेट बनेंगे। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। अगेन एलिमिनेट, 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 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक, बेडरूम वॉशरूम एक साथ आते हैं पर उनकी यूजेज सेम नहीं है, उनकी यूटिलिटी सेम नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह डिफ्रेंशिएट करके बनाते हैं। क्लियर? एक और देखते हैं दोस्तों, चलो नेक्स्ट। कमेंट में रिप्लाई करो, 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी से।
चलो बच्चों आइए सोल्यूशन देखते हैं। फाइन। चलो जैसा बोलते आ रहा हूँ क्वेश्चन का यूनिवर्स, अब यूनिवर्स देखते हैं। सर क्रिमिनल जज थीफ, भाई क्रिमिनल जज थीफ, यहाँ पे भाई चोरी वोरी की बात हो रही है, गलत लोगों की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। कोई कॉमन यूनिवर्स नहीं आ पा रहा है क्योंकि क्रिमिनल के साथ साथ जज भी आ गया। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है सर? क्रिमिनल। दुनिया में बहुत से क्राइम होते हैं, दुनिया अलग अलग क्राइम वालों को क्रिमिनल बोलते हैं, दुनिया में बहुत से क्राइम है, इसी में थीफ ऐसा है। सर चोर भी तो एक चोरी भी तो एक क्राइम है, देवता थोड़ी है भाई। बहुत से मर्डरर हैं, क्रिमिनल हैं, और बेटा किडनैपर हैं, तो उनमें से ये भी तो है, तो ऐसा बन जाएगा। अब जज, बेटा हम जज को कहाँ बनाएं? क्या जज कोई क्राइम करता है? तो बच्चों जब यहाँ क्राइम से मतलब है तो उस आइडेंटिटी से, मतलब जज की इमेज से है। क्या हम किसी जज को चोरी करते हुए सुना है आपने कि जज चोरी करेगा? नहीं, करते होंगे लोग, वो अलग बात है, वो नहीं पता बेटा हमें, लेकिन किसी जज की इमेज से हम चोरी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो क्रिमिनल से जज बाहर, जज ऐसे आ जाए। दुनिया में बहुत से क्रिमिनल है, उसमें से चोर भी है, जज एकदम अलग है, उसका कोई मतलब नहीं है। एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, ऑप्शन ए क्रिमिनल। देखिए ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इट इज फाइन। ऐसे सोचते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन, टाइप 1 का लास्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बेटा 100 में से 95 स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। आराम से करिएगा, 100 में से 95 स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। प्लीज ट्राई। ओके चलो। दोस्तों आइए, इस क्वेश्चन में दिक्कत पता है क्या है? ये जो वर्ड डिविडेंड है, बच्चा इसका मतलब नहीं समझ पाता। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए दिया ताकि मैं आपको ये पॉइंट समझा सकूं। बच्चों कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनका हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता इन्हें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बताना है, तो वो दिक्कत यहाँ आती है। उसके लिए कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। इस तरह के केसेस में बच्चों हम एलिमिनेशन अप्रोच पे जो पता है उसके बेसिस पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, प्रॉफिट बोनस डिविडेंड, तो बच्चों सबसे पहले प्रॉफिट बना लिया। प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को जब किसी प्रकार से थोड़ा सा इनकम मिलती है, प्रॉफिट होता है, तो उसे प्रॉफिट में लाते हैं, काउंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बोनस। अब बच्चों बोनस क्या होता है? एक्स्ट्रा अमाउंट। बच्चों जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिलता है, हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट पाते हैं, कंपनी से जॉब करते हैं तो वहां पे कहीं से वो बोनस कहलाता है। तो बच्चों एक बात बताओ, बोनस कब होगा? जैसे मैं मालिक हूं, मैं अपने कंपनी स्टाफ को बोनस देना चाहता हूं, कब दूंगा? मैं प्रॉफिट में बोनस दूंगा या लॉस में? मेरी कंपनी प्रॉफिट कर रही, बहुत अच्छा कर रही, तब मैं लोगों को बोनस दूंगा, या भाई मेरी कंपनी में भाई बहुत लॉस हो रहा है,
हालत खराब है तो मैं बोनस दूंगा। तो बोनस तो तभी देंगे ना जब प्रॉफिट में होंगे, तो बोनस इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय प्रॉफिट। ये इलिमिनेशन है, मतलब इसके बेसिस पे हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये आंसर में तो आएगा, हमें शायद डिविडेंड का मतलब ना पता हो, पर ये तो आएगा। सर एलिमिनेट, एलिमिनेट, सर बहुत बढ़िया तरीके से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ 2 बचे। अब आते हैं डिविडेंड पे। बच्चों डिविडेंड क्या होता है? तो दोस्तों जब आप कोई शेयर मार्केट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जब आप शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं, मान लीजिए मैंने टीसीएस के शेयर खरीद लिए, तो टीसीएस का शेयर हर 4 महीने पे क्वार्टरली टाइम पे जब रिजल्ट देता है तो कुछ कुछ डिविडेंड देता है, 5 रुपए शेयर, 6 रुपए शेयर, 10 रुपए शेयर, जैसे भी जो वो दे। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कंपनी प्रॉफिट जब करती है तो अपने स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर को देती है। मतलब टीसीएस कंपनी का मैं मालिक हूं, मेरी कंपनी ने प्रॉफिट किया तो जिन्होंने मेरा शेयर खरीदा मैं उनको कुछ कुछ पैसा दूंगा। तो डिविडेंड कब दिया जाएगा? कंपनी वाले देंगे, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर को कब देंगे? सर प्रॉफिट में देंगे, लॉस में तो भाई शेयर मैनेज कर लें। तो डिविडेंड इज ऑल्सो कंप्लीटली सराउंडेड बाई प्रॉफिट ओनली गाइस, लाइक दिस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये भी गलत, बिकॉज प्रॉफिट इस क्वेश्चन का बड़ा सा यूनिवर्स था जिसके अंदर बोनस भी था, जिसके अंदर डिविडेंड भी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ज्यादातर बच्चे, क्योंकि डिविडेंड का थोड़ा क्लियर कम आइडिया रहता है बच्चों को, तो ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं या नहीं कर पाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। बोनस कंपनी वाले देते हैं अपने स्टाफ को प्रॉफिट पे, डिविडेंड कंपनी वाले देते हैं अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट में, लॉस में तो कोई कुछ नहीं देता भाई, लॉस में भूल जाओ। आई होप ये क्लियर होगा। मूव टू नेक्स्ट। एक क्वेश्चन टाइप 2, ये आता नहीं है बच्चों, मैं एक सिर्फ करा दे रहा हूँ आपके माइंडसेट, आपके उसके लिए, बट आता टाइप 1 ही है। चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, कमेंट करो, आंसर करो। चलो ओके दोस्तों, आइए। इसमें क्या होता है, डायग्राम बन के, जैसे मैं बताया था पहले उस वाले में डायग्राम बना रहे थे, इसमें बना बनाया डायग्राम आता है। डायग्राम बना बनाया आता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन को बताना होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एडवोकेट ये ग्रीन वाला है, यूरोपियन ये पर्पल वाला है, ये बेटा पता नहीं कौन सा कलर है, कुछ डार्क येलो सा है, स्विमर है, और येलो वाला ऑनेस्ट है। हमें क्या बताना है, व्हाट डज द एरिया 1, बेटा ये जो 1 है, ये देखिए ये किसको बता रहा है, हमें ये बताना। जो ये 1 आ रहा है ना बेटा, ये किससे मार्क किया जा रहा है, क्या बता रहा है, ये बताना है। तो देखो 1 किसमें सराउंडेड है, सर 1 एडवोकेट में सराउंडेड है, ठीक है। सर 1 स्विमर में सराउंडेड है, ठीक है। सर 1 ऑनेस्ट में सराउंडेड है, ठीक है। लेकिन 1 सराउंडेड नहीं है इस पर्पल वाले में, यूरोपियन में, इसमें नहीं है। मतलब 1 के अंदर एडवोकेट आएगा, 1 के अंदर स्विमर आएगा, 1 के अंदर ऑनेस्ट आएगा, पर क्या नहीं आएगा सर, ये यूरोपियन नहीं आना चाहिए। मतलब हमें यूरोपियन नहीं दिखना चाहिए अपने आंसर में। चलो
ऑल ऑनेस्ट बाई यूरोपियन की बात कहाँ से हो गई, हटा दो। ऑल ऑनेस्ट एडवोकेट हु आर स्विमर, ऑनेस्ट है, एडवोकेट है, स्विमर है, सही है। पर यहाँ पे यूरोपियन को मना नहीं किया ना भाई, मना भी तो करो, यूरोपियन नहीं चाहिए हमें, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल नॉन यूरोपियन, नो, बहुत बढ़िया, एडवोकेट चलेगा, ऑनेस्ट चलेगा, स्विमर चलेगा, ऑप्शन सी। नो यूरोपियन नहीं होने चाहिए, अच्छी बात है, एडवोकेट हो, स्विमर हो, ऑनेस्ट हो, सारी चीज, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलो डी भी चेक करा दे रहा हूं, ऑल नॉन यूरोपियन हु आर ऑनेस्ट एंड स्विमर, भाई एडवोकेट किधर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फॉर द गिवन क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मतलब जो चीज चाहिए वो साफ साफ दिखनी चाहिए, जो चीज नहीं चाहिए वो साफ साफ दिखनी नहीं चाहिए, वो दूर दूर रहनी चाहिए बस। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। पजल्स और लॉजिकल वेन डायग्राम हमने किया है। पजल दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ओलेट एग्जाम के पॉइंट से, पर पजल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, कोई डाउट हो तो आगे के सेशन पे मुझसे देखेंगे, उसे हम लोग सॉल्व करने की, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, शायद आगे अगले टॉपिक सिलोगिज्म है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले अपना बैकलॉग कवर कर लीजिएगा, ताकि कोई चीज़ जो नहीं पढ़ाई जाए उसके लिए आपका टाइम हो, आप पुरानी चीज़ों में ही ना बेटा प्रैक्टिस करते रहें, साथ ही साथ मेरे साथ टॉपिक्स को कवर करते चलें। एक वीक का प्रॉपर टाइम भी आपको मिलता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लेते हैं, थैंक यू।